नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में है कि किस तरीके से हम अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पे ला सकते हैं। उसी के साथ ही साथ महंगाई का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, किस तरीके से ये बढ़ रही है और क्या उपाय किया जा सकता है इस बारे में, और किस स्थिति में हमें उस बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे भूमिपुत्र लॉ के बारे में। भूमिपुत्र लॉ ये एक नया प्रपोज्ड लॉ है जो कि गोवा के द्वारा लाया जा रहा है, तो उसी पर बात करेंगे। इसका काफी विरोध भी देखने को मिल रहा है अपोजिशन पार्टी की तरफ से, उस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्या है ये कानून और किस तरीके से ये प्रभाव डालेगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार, आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा आज के एमसीक्यू पे आते हैं। आज का एमसीक्यू ये है कि कंपलसरी वैक्सीनेशन निम्न में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, किस फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, उसको प्रभावित करता है। आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी है आर्टिकल 25 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 32, आर्टिकल 14, 21, 25 या 32। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो यहां पर आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो तो जरूर देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो यहां पर जरूर 1 मिनट के लिए, यहां पर 1 सेकंड की आपको पॉज करने की जरूरत है और आप जरूर बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, जिससे हमको पता चले कि हम जो प्रश्न पूछते हैं एक रिवीजन के लिए काफी अच्छा होता है, तो ये सच में आपको फायदा पहुंचा रहा है या नहीं। तो अब बढ़ते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये है कि भूमिपुत्र से आप क्या समझते हैं और हाल ही में इसके संबंध में कौन सा कानून पास हुआ है। तो आपको 250 शब्दों में इसकी विस्तृत चर्चा करनी है। चलिए इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, उसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पूर्ण इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज का जो आर्टिकल है हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर, उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो सत्ता पक्ष की ओर झुकाव रखने वाले अर्थशास्त्री हैं, इन लोगों का यह बोलना है, इन अर्थशास्त्री को यह बोलना है कि इकोनॉमी अर्थव्यवस्था अपने आप यहाँ पर पटरी पर आ जाएंगी। और यहाँ पर जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था आज से 100 वर्ष पूर्व, उसका एग्जाम्पल देते हैं। तो इस आर्ग्यूमेंट को फेलिशियस आर्ग्यूमेंट, गलत आर्ग्यूमेंट अपने आप में माना गया है, तो इसी पर बात करेंगे। तो बात यह है कि ये आर्ग्यूमेंट क्यों फेलिशियस है। अगर हम ग्रेट डिप्रेशन की बात करें जो कि आज से 100 वर्ष पूर्व हुआ था, तो इससे अर्थव्यवस्थाओं ने, विश्व की अर्थव्यवस्था ने कैसे इससे यहां से निजात पाया और कैसे इससे बाहर आई। तो इसके पीछे कारण था वर्ल्ड वॉर 2, विश्व युद्ध 2। द्वितीय विश्व युद्ध में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी यहां पर, उसके चलते हुए ग्रेट डिप्रेशन से हम बाहर आ पाए। ग्रेट डिप्रेशन जो कि बहुत एक बड़ी मंदी आई थी उसे कहते हैं। इसके अलावा करंटली देयर इज नो वॉर टू क्रिएट डिमांड इंस्टेड ऑफ कोविड हैज रिजल्टेड अ डिमांड डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है राइट लीनिंग इकोनॉमिस्ट का कि इकोनॉमी अपने आप रिबाउंड होंगी, ग्रेट डिप्रेशन में जैसे हुआ था वैसे ही यहाँ पर होगा, तो इसको सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, इसलिए डिमांड जो है वो पैदा हुई थी। अब डिमांड कैसे पैदा होंगी कोविड के चलते हुए, तो यहाँ पे डिमांड जो है वो अपने आप में कम हुई है। उसके अलावा इंडिया हैज स्टैग्नेंट ग्रोथ टू लो ग्रोथ इन लास्ट 2 क्वार्टर्स विथ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन एब्सोल्यूट ग्रोथ नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम हमारे अर्थव्यवस्था की ग्रोथ देखें तो पहले तो ये नेगेटिव हुई थी और अभी एक स्टैग्नेंट हो गई है, मतलब अपने आप में एक समान स्तर पर आ गई है, उतने तौर पे बढ़ नहीं रही है। उसके अलावा महंगाई जो है वो भी दूसरे और बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात है, अगर आपको रिबाउंड करना है, आपको पुनः आपकी अर्थव्यवस्था को उस स्थिति में लाना है और बढ़ाना है, तो इसके लिए ग्रोथ बहुत बड़े पैमाने पर चाहिए, जो कि बिल्कुल दिखती हुई नहीं मिलती है। उसके अलावा हाई कमोडिटी एंड एसेट प्राइस इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पर हाई कमोडिटी और जो एसेट प्राइस इन्फ्लेशन है, जो यहाँ पर कमोडिटीज है और जो वस्तुएं है उनका इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी जो है, हमारी लूज मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो भी एक कारक है। उसके अलावा एसेंशियल गुड्स हैव इंक्रीज्ड कॉस्ट ड्यू टू स्केयर सप्लाई कॉज्ड बाय कोविड-19 रिएक्शनरी मेजर। तो कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के चलते हुए ये हुआ कि यहाँ पर जो चीज़ें आपको मिलती थी वो बड़ी मुश्किल से मिलने लगी। उसके अलावा जो असेंशियल गुड्स थे, असेंशियल गुड्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इनकी डिमांड बढ़ने से के कारण ऑब्वियसली जब आपका सप्लाई
उस मानक पे नहीं बढ़ेगा और आपकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे तो यहाँ पर कीमतें, मूल्य बढ़ना लाजमी है, कॉस्ट बढ़ना लाजमी है। तो इसके चलते हुए एसेंशियल गुड्स का काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ा है। उसके अलावा लो इंटरेस्ट रेट तो किए गए हैं, सरकार आरबीआई के द्वारा कदम उठाए गए हैं, लो इंटरेस्ट रेट किए गए हैं, लेकिन इससे यहाँ पर क्रिएटिंग एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी अपने आप में काफ़ी बढ़ गया है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभाव डाल सकता है। उसके अलावा एनपीए जो है ये भी पीएसबीज जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसमें भी बढ़ने की आशंका है, क्योंकि यहाँ पर आप लो इंटरेस्ट रेट करके क्रेडिट तो दे रहे हो लिवरेज्ड कंपनीज को, जो कंपनी ऑलरेडी लिवरेज्ड है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं लेखक कि सब्सिडीज जो है ये एसएमईज और एमएसएमईज को देना चाहिए, जो लघु और मध्यम जो इंडस्ट्रीज है, जो औद्योगिक यूनिट्स है, जो छोटी औद्योगिक यूनिट्स है, इनको आपको सब्सिडीज देकर मदद करनी चाहिए। अब सब्सिडीज देंगे तो इससे फायदा ये होता है कि मनी का सही यूटिलाइजेशन होगा। वही अगर आप क्रेडिट देते हैं लिवरेज्ड कंपनीज को तो यहाँ पर मनी का मिसयूज भी, पैसे का मिसयूज भी हो सकता है, जो कि हमारी आज की स्थिति को और खराब कर सकता है और जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए की समस्या बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर बात की गई है कि भारत मिन्स्की मूवमेंट में जा रहा है। क्या होता है मिन्स्की मूवमेंट? मिन्स्की मूवमेंट ये जो टर्म है ये दिया गया है इकोनॉमिक्स हाइमन्स मिन्स्की के द्वारा। तो यहाँ पर एवरी क्रेडिट साइकिल हैज 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, तो 3 स्टेजेस को इन्होंने बताया कि क्रेडिट साइकिल में 3 स्तर अलग अलग होते हैं, उसके बारे में बात की गई है। क्या स्तर है जान लेते हैं। पहला है कॉशियस लैंडिंग एंड रिस्क अवर्शन बाय द बैंकर्स। तो एनपीए की समस्या हमने देखी, ये तभी आती है जब आप बिना ड्यू डिलीजेंस के, बिना सावधानी के, बिना जांच परख के आप लोन बांटना शुरू कर दे। तो हमने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया और यहाँ पे लिवरेज्ड कंपनी को क्रेडिट भी दिया जा रहा है, तो अपने आप में ये स्थिति भारत के लिए खराब पैदा हो सकती है, जहाँ पे हम बड़ी ही गैर जिम्मेदारी से लोन यहाँ पर बांट रहे हैं और ये बैंकों का एनपीए बढ़ा सकता है। उसके अलावा लैंडिंग टू ट्रस्टवर्थी इन्वेस्टर्स हु कैन पे बैक। तो दूसरी स्थिति होती है कि आप ट्रस्टवर्थी इन्वेस्टर्स जो है उनको आप यहाँ पर पैसा दो। तीसरा होता है स्टेट ऑफ यूफोरिया कॉज्ड बाय राइजिंग एसेट प्राइसेस वेयर बैंकर्स लैंड टू डेटर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी टू पे बैक। तो यहाँ पर बिना इस चीज़ की जांच करे, जो हमने पहले पॉइंट में डिस्कस करा था, बिना यहाँ पर जांच परख करे आप यहाँ पर लोन दे देते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ पे रिकवर करना। तो मिन्स्की मूवमेंट मार्क्स द डिक्लाइन ऑफ असेट प्राइसेस कॉजिंग मास पैनिक एंड इनएबिलिटी टू डेटर टू पे देयर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो यहाँ पर भारत में ये स्थिति पहुँचने वाली है जिसमें असेट प्राइसेस जो है वो गिर रहे हैं, उसके अलावा लोगों में पैनिक बढ़ रहा है और जो डेटर्स है जिन्हें लोन दिया गया है वो इसे देने के लिए असफल है। तो अपने आप में ऐसी स्थिति ना बढ़े, इसके लिए हमें सवाल ये उठाना चाहिए कि जो हम एक आराम से बैठ के कह रहे हैं कि ग्रेट डिप्रेशन से हम खुद ब खुद बाहर निकल पाएंगे, तो इसके लिए हमको इस चीज़ पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है और ऐसे कुछ कड़े फैसले और अच्छे प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेने की आवश्यकता है जिससे हमारी इकोनॉमी वापस रिबाउंड हो पाए। अगला आर्टिकल है गोवा में एक नया लॉ लाने की बात की गई है, भूमिपुत्र बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। तो गोवा की जो असेंबली है इन्होंने गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल 2021 पास कर दिया है। ये जो भूमिपुत्र विधेयक है, बिल जिसे हम कहते हैं, हिंदी में विधेयक कहते हैं, तो ये गोवा की असेंबली के द्वारा पास कर दिया गया है। इसके बाद में ये लॉ तब बनेगा जब इस पर गवर्नर की साइन होंगी और ये गैजेट में पब्लिश होगा, उसके बाद में इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो अभी हम इसे इन प्रोसेस ही मान सकते हैं। तो इस बिल में, इस विधेयक में बात की गई है कि जो लोग गोवा में 30 वर्षों से रह रहे हैं उन्हें भूमिपुत्र मतलब सन ऑफ सॉइल, मतलब उस भूमि पे रहने वाला पुत्र मानेंगे, जैसे इसके नाम से पता चलता है। और ये रिकॉग्नाइज करके आप क्या करेंगे, आप इन्हें अधिकार देंगे फॉर स्मॉल ड्वेलिंग यूनिट, मतलब ये जिस छोटी झोपड़ी या इनका एक छोटे से घर में रह रहे हैं उसका इनको हक मिल जाएगा। क्योंकि अभी तक जैसे हम स्लम्स में देखते हैं जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती है, छोटे घर होते हैं, इनको इलीगल माना जाता है। लेकिन गोवा सरकार का ये कहना है कि अगर आप यहाँ पे 30 वर्षों से रह रहे हो किसी स्मॉल ड्वेलिंग यूनिट में, तो हम आपको इसकी ओनरशिप, इसका मालिकाना हक दे देंगे। बिल में और अगर हम अच्छे डिटेल में जाए तो इसमें बताया गया है टू गिव ओनरशिप राइट टू द सेल्फ ऑक्यूपाइड ड्वेलर ऑफ अ स्मॉल हाउस यूनिट नॉट मोर देन 250 स्क्वायर मीटर बिल्ट बिफोर 1/4/2019। तो 1 अप्रैल 2019 के पहले
अगर आपका एक स्मॉल ड्वेलिंग यूनिट है, एक रहवासी आपके पास में यूनिट है, कोई घर है आपके पास में जो कि 250 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं हो, तो आपको गोवा सरकार के द्वारा उस पर मालिकाना हक दे दिया जाएगा। इसके पीछे बताया गया है, एम क्या है कि हर किसी को आर्टिकल 21 में अधिकार है कि वो डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से रहे, तो उसी की एक्सरसाइज करने के लिए ये राइट दिया जा रहा है। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि सरकार के द्वारा, गोवा सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया जा रहा है। आपको मार्केट रेट जो होता है, जो सर्कल रेट होता है, उसका इक्विवेलेंट आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उसके अलावा एक अधिकारिणी बनाई जाएंगी, अधिकारिणी अर्थात एक कमेटी सेटअप की जाएंगी जिसका नाम होगा भूमिपुत्र अधिकारिणी। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और ऑफिशियल्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, तो जो टाउन और कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट जो डिपार्टमेंट है, वन विभाग है, उसके भी अधिकारी होंगे, और उसके अलावा मामलतदार्स भी यहाँ पर रहेंगे इस कमेटी में। तो ये कमेटी डिसाइड करेंगे कि किसको यहाँ पर ड्वेलिंग यूनिट का हक मिलना चाहिए या नहीं। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, जो ये अधिकार चाहते हैं, वो इस कमेटी के पास में अप्लाई कर सकते हैं उनके रिकग्नाइजेशन के लिए। अब इसका विरोध किया गया है, इसके विरोध के पीछे जो कारण है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बिल काफ़ी जल्दबाजी में पास किया गया है, एंड दे कॉल्ड इट बीजेपीज इलेक्शन इंजीनियरिंग। तो इसको यहाँ पे अपोजिशन पार्टी कह रही है कि ये इलेक्शन में लोगों को लुभाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। गोवा में जल्द ही इलेक्शन आने वाले हैं, उसके चलते ये कदम गोवा सरकार के द्वारा उठाया गया है। उसके अलावा एक और बात ये की जा रही है कि जो इलीगल स्ट्रक्चर है, गलत ढंग से जो स्ट्रक्चर बने हैं, उनको रेगुलराइज करने का, रेगुलराइज अर्थात उनको लीगलाइज करने का ये एक नया तरीका गोवा सरकार ने खोज निकाला है। मतलब जो रॉन्ग डूअर्स है उनका काम आप खुद ही एक लॉ पास करके सही कर दे रहे हैं। उसके अलावा द बिल विल रिकॉग्नाइज इलीगल इंक्रोचमेंट बाय द स्लम dwellers दैट आर ओवर 30 ईयर्स ओल्ड एज अ भूमिपुत्र। तो यहाँ पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण है, आप इसको भी लीगलाइज कर रहे हो, इसको भी कानूनी यहाँ पे रूप दे रहे हो, इसको भी सही मान रहे हो, जो कि 30 वर्ष से पूर्व के जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं उनके द्वारा। तो अपने आप में इस पर सवाल उठाया गया है। देखने वाली बात रहेंगी कि क्या इससे गवर्नर का फाइनल एसेंट मिलता है, और उसके बाद में लोगों का, जो गोवा के लोग हैं, गोवंस हैं, उनका क्या इस बारे में रिएक्शन रहता है, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। उसके अलावा आपसे एक निवेदन है कि हमारे दैनिक समाचार विश्लेषण में अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में आपके क्या व्यूज़ है ये ज़रूर शेयर कीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय हो चुका है हम जुडिशरी चैनल पे न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वो हिंदी में कर रहे हैं। अगर आप इसे कंटिन्यू रखना चाहें तो ज़रूर आप इसका रीच बढ़ाने में हमारी भी मदद कीजिए, तभी हम भी इसे आगे इसमें एफर्ट्स डाल पाएंगे और इसे आगे जारी रख पाएंगे। तो मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।